अपना टॉपिक चल रहा था अल्टरनेटिव करंट। तो अल्टरनेटिव करंट की डेफिनेशन देख ली थी, डायरेक्ट करंट देख लिया था क्या होता है। डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है और अल्टरनेटिव करंट की फ्रीक्वेंसी कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। जैसे अपनी इंडिया में चलती है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और अमेरिका में जो चलती है उसकी फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज। ठीक है, उसके बारे में अपन ने क्या पढ़ा था, इनकी जो इंस्टेंटनेस वैल्यू है वो I इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। वहाँ आई जीरो क्या थी, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट एंड ओमेगा क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिव करंट, आई इंस्टेंटनेस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। इसके अलावा पढ़ा था अल्टरनेटिव वोल्टेज V इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी या E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। यहाँ E0 क्या है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव वोल्टेज। ओके, उसके बाद में अपन ने पढ़ा था एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट जो आई थी आई इक्वल टू बोलो टू आई जीरो अपॉन पाई, जिसकी वैल्यू डिजिट में वैल्यू आई थी 60.637 आई जीरो या 63.7 ऑफ आई जीरो। इसके बाद में पढ़ा था हमने आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। आरएमएस वैल्यू क्या आई थी, आरएमएस मींस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, यस किसको याद है, हाँ कितनी आई, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई जीरो अपॉन रूट टू, या फिर इसके डिजिट में वैल्यू देखेंगे तो वो कितनी आई थी 70.7% ऑफ आई जीरो। मतलब आर एम एस वैल्यू है जो पीक वैल्यू का कितना होती है 70.7%। इसके बाद में अपना मतलब सर्किट थ्योरी क्या है, सर्किट थ्योरी, और उसमें अपन फर्स्ट पढ़ेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक देखो एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली मतलब क्या है, कोई अल्टरनेटिव करंट सर्किट है जिसमें केवल रेजिस्टेंस है और अल्टरनेटिव करंट वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो अपन कुछ ऐसा ही लेते हैं, ये कोई सर्किट ले रहे हैं जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, इसके साथ में कोई एसी सोर्स लगा हुआ है, एसी वोल्टेज सोर्स, इसकी वैल्यू क्या है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, टॉपिक है अपना एसी सोर्स कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, मतलब कोई एसी सर्किट है जिसमें क्या है ओनली रेजिस्टेंस है और कोई एसी वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है R। ठीक है, तो यहां से देखो जैसे अपन किरचॉफ लॉ से देखें, किससे लें, किरचॉफ लॉ से लें या फिर किसी भी इंस्टेंट टाइम पर लें, क्या लें, किसी भी इंस्टेंट टाइम पर यहां पर जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा वो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल आएगा। बोले सुनो, या तो किरचॉफ लॉ से लो या फिर ये है कि भाई किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर या इंस्टेंट टाइम पर वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस एंड पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, क्या आएगा E इक्वल टू, यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस को V की जगह पर E से रिप्रेजेंट किया जाए तो E इक्वल टू आई आर। ठीक है, कहाँ से आया है ये, पुनः सुनो एक बार कि भाई हमने सर्किट लिया है, इसमें रेजिस्टेंस लग रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है R है और कोई एसी वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है इसकी वैल्यू E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ E इक्वल टू आई आर कैसे आया है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर या इंस्टेंट टाइम पर वोल्टेज
difference. Voltage difference across endpoint of resistance is equal to applied voltage E, तो E इक्वल टू आई आर आ जाएगा। तो यहाँ से इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट दे दे, जैसे अपन ये तो इसकी वैल्यू है, यहाँ पे E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, या E इक्वल टू आई आर, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, आई आर इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर इक्वल टू साइन ओमेगा टी, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको दे दो इक्वेशन सेकेंड, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, क्या है ये, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट, पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट, ठीक है। तो क्या आ गई, करंट आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इधर देखो, यहाँ पर आज इस टॉपिक में अपन को कई नई फिजिकल क्वांटिटी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर लेंगे अपन फेजर डायग्राम बनाना है, इसका क्या बनाना है, फेजर डायग्राम, और एक वेव डायग्राम। तो फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, फेजर डायग्राम में क्या होता है, इसकी पीक वैल्यू वोल्टेज और करंट की पीक वैल्यू दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लेते हैं, कोई रोटेशनल वेक्टर लेंगे, क्या लेंगे, रोटेशनल वेक्टर, जिसका लेंथ है उसकी, वो इसके मैग्नीट्यूड को या इसकी पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो देखो इस तरीके से लेंगे फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम या सीधा रहा हो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन यहां से, ये देखो ये वैल्यू है जैसे पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ई नॉट, किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, ई नॉट से, और एक्स एक्सिस के साथ में E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल है वो कितना है, ओमेगा टी, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कहाँ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब अपन ई जीरो के प्रोजेक्शन में क्या लें, प्रोजेक्शन लें। तो प्रोजेक्शन क्या आएंगे, वाई एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन आएगा वो क्या आएगा, भाई इसका प्रोजेक्शन ई नॉट साइन ओमेगा टी, और एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा, ई नॉट कॉस ओमेगा टी। भाई 11th क्लास में अपन ने देखा था टॉपिक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो उसमें भी कुछ इस तरीके से लिया था अपने प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर अपन को ई नॉट के प्रोजेक्शन लेने हैं, तो वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन आएगा, इधर की साइड जो प्रोजेक्शन आएगा एक्स एक्सिस पर, वो तो कॉस में आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन। तो जो वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये है ई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो वाई एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन आ रहा है इसकी वैल्यू ई नॉट की किसी इंस्टेंट टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर इसकी वैल्यू उपलब्ध करवाता है, ठीक है। तो जो अपन ने ई नॉट या पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव वोल्टेज है, इसके अगर प्रोजेक्शन लेंगे तो वाई एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन आएगा वो इंस्टेंट टाइम पर हमें इसकी वैल्यू अवेलेबल करवाएगा, ठीक है। अब
किसके लिए लेना है अपन को? करंट के लिए। तो करंट के लिए क्या आ जाएगा? हाँ, ये बात याद रखना, एरो एरो इसके पी को रिप्रेजेंट कर रहा है करंट के लिए। भाई करंट दोनों देखो सेम डायरेक्शन में है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है दोनों में। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, सेम फंक्शन है साइन थीटा वेव, ठीक है। तो सेम फंक्शन है और फेज डिफरेंस भी क्या है? ओमेगा टी। हाँ, एक बात ये और देख लो, फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस इक्वल टू वोल्टेज। देखो वोल्टेज का फेज एंगल कितना होगा जो ले लेंगे, और करंट का फेज एंगल। तो फेज एंगल ऑफ वोल्टेज माइनस इनका मैग्नीट्यूड लेना है, फेज एंगल ऑफ करंट, ठीक है। तो यहां पर देखो फेज एंगल ऑफ वोल्टेज का फेज एंगल कितना है? ओमेगा टी। तो ओमेगा टी माइनस फेज एंगल ऑफ करंट का कितना है? ओमेगा टी। यहाँ पे ओमेगा टी जस्ट कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? 0 है, अर्थात दोनों ही क्या है? सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो फेज अपन जो फेजर डायग्राम ले रहे हैं, फेजर डायग्राम फेज डिफरेंस क्या है? तो फेज डिफरेंस में करंट और वोल्टेज दोनों क्या आएंगे? सेम डायरेक्शन में आएंगे, बिकॉज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 0, ठीक है। तो फेज डिफरेंस वाले किसी को प्रॉब्लम? तो फेज डिफरेंस कैसे लेंगे? फेज एंगल ऑफ वोल्टेज माइनस फेज एंगल ऑफ करंट, मॉड लेना है होगा ओमेगा टी इक्वल टू 0। तो फेज डिफरेंस क्या है? 0 है, यस। देखो क्या आ जाएगी करंट की वैल्यू? यस। इधर देखो यहाँ पर करंट अपन ने कम क्यों लिए? करंट क्या लिए? कम लिए, किससे? पी वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज से कम क्यों लिए? क्योंकि वही आई नॉट की वैल्यू क्या है? आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। इसका मतलब क्या हुआ? आई नॉट हमें कब मिल रही है? ई नॉट में रेजिस्टेंस का भाग नहीं। इसका मतलब ये हुआ भाई जो करंट की पीक वैल्यू है वो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज से कम ही रहेगी, चाहे कितनी ही कम रहो, ठीक है। तो मानते हो कि नहीं? आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर है, मतलब रेजिस्टेंस की कुछ तो वैल्यू होगी ना, इसका भाग देंगे तभी तो आएगी पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तब जाके ये आएगा। तो यहाँ पर आई नॉट है जो इससे कम ही रहेगी, ठीक है। यस, क्या आ जाएगा? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। फेज डिफरेंस की वैल्यू 0 है, दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे। अब बनाते हैं अपन वेव डायग्राम। क्या बनाएंगे? वेव डायग्राम। यस, वेव डायग्राम देखो, साइनसॉइडल वेव इक्वेशन देखने से स्पष्ट हो रहा है। एसएचएम की इक्वेशन है इक्वल टू नेट sin ओमेगा टी और आई इक्वल टू आई नॉट sin ओमेगा टी। ओ ओमेगा टी यहाँ पर ई वोल्टेज एंड आई, ठीक है। किस तरीके से देंगे? यहां से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। करंट ये तो किसके लिए हो गया? वोल्टेज के लिए। किसके लिए हो गया? वोल्टेज के लिए। और सेकंड लेंगे अपन ये हो जाएगा करंट के लिए और ये हो जाएगा ई वोल्टेज के लिए, ठीक है। आया समझ में? यहां पर देखो वोल्टेज
और करंट दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, फेज डिफरेंस 0 है। इसका मतलब ये हुआ जब वोल्टेज मैक्सिमम होगी तो करंट भी मैक्सिमम रहेगी, जब वोल्टेज 0 रहेगी तो करंट भी 0 रहेगी, जब वोल्टेज नेगेटिव रहेगी तो करंट भी नेगेटिव रहेगी। कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम, किसी को प्रॉब्लम है इससे, किसी को जल्दी लिखो। हाँ यस। अब नेक्स्ट देखो, एसी सर्किट containing inductance only. यस, सेकेंड टॉपिक है अपना एसी सर्किट containing inductance only. AC circuit containing inductance only. तो इंडक्टेंस के बारे में अपन जो अपन ने इससे पहले का चैप्टर पढ़ा है उसको पढ़ चुके हैं। इंडक्टेंस क्या होता है, कॉइल्स, ठीक है। तो कोई ऐसी सर्किट है जिसमें कि इंडक्टेंस है, मतलब कॉइल है, तो सर्किट डायग्राम देखो। इंडक्टेंस कॉइल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। इसके साथ में ही कोई एसी वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ से E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। यस, एक बार ध्यान से देख लो भाई। इंडक्टेंस जैसे लास्ट चैप्टर में अपन देखा था, कोई कॉइल है, क्या है ये, क्या है, कोई कॉइल है, ठीक है। इसमें अपन करंट फ्लो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं। तो ऑरेस्टेट के प्रयोग में, ऑरेस्टेट के एक्सपेरिमेंट में अपन ने देखा था, जब किसी कॉइल में या लूप में या फिर कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो चारों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो यहाँ पर इस कॉइल में अपन करंट फ्लो करेंगे, क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो करेंगे, तो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगी। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल आएगी, जो करंट फ्लो हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। तो फाई इक्वल टू एल आई, वेयर एल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, स्वयं प्रेरण गुणांक एल, ठीक है। या अब इसकी जो प्रॉपर्टी है में क्या होता है, इसमें जब करंट फ्लो करते हैं तो वह इसमें जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रेरित विद्युत वाहक बोलते हैं जिसको। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, उसकी प्रकृति, इसकी जो करंट फ्लो हो रही है उसकी क्या होगी, अपोज होगी, विपरीत दिशा में होगी। तो ये आ जाएगी E इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। यस, तो E इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी। फाई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई बी की वैल्यू एल
आई या ई इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ये आएगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं इसको। तो ई इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो इसकी करंट का क्या कर रहा है, इसके अपोज में है, इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ठीक है, तो इधर देखो समझ में आ गया ये। यस, यहाँ आ जाओ वापस। क्या लिया है अपन ने, कोई एसी सर्किट है, इसमें इंडक्टेंस कॉइल लगी हुई है, इसके साथ में ये एसी वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है E इक्वल टू 0 sin ओमेगा t। करंट फ्लो करते हैं तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, जो इसकी डायरेक्शन क्या करेगा, अपोजिट को होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो, E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, नेगेटिव साइन और आता है सामने, क्या आएगा, नेगेटिव साइन। तो इसका कोई बड़ा इश्यू नहीं है नेगेटिव साइन का, क्योंकि ये केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो करंट के क्या है, अपोज में है। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा, एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू, डी आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब क्या कैलकुलेट करना है अपन को, या फिर ये अपन ने इक्वेशन दी है तो भाई यहाँ से साइड में लिख दो, क्योंकि E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो करंट के अपोज में है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, किसी इंस्टेंट टाइम पर, किसी एनी इंस्टेंट टाइम पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। तो ये आ गया, यहाँ से अपन ने ये किया है। अब क्या करना है, अपन को करंट कैलकुलेट करना है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा, इंटीग्रल डी आई इक्वल टू इंटीग्रल ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। यस, डी आई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू, यहाँ से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, ई नॉट अपॉन एल है कांस्टेंट, तो ई नॉट अपॉन एल इंटीग्रल साइन ओमेगा टी डी टी। तो आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है, या फिर इसके ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी। अब इधर देखो भाई, ई नॉट अपॉन एल, यहाँ पर क्या आना चाहिए, अपन को उसी फॉर्म में लेके आना है जो वोल्टेज की फॉर्म दे रखी है, एसी सोर्स जो लगाया हुआ है, एसी वोल्टेज सोर्स, उसकी फॉर्म में ही लेके आना है। तो कुछ इस तरीके से करेंगे, आई इक्वल टू आई नॉट, क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट, नेगेटिव साइन लगा हुआ आगे, कॉस ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इक्वल टू, इसको दे दे इक्वेशन थर्ड, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल।
अब भाई आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल, ये तो क्या है, वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओमेगा एल भाई करंट क्या होती है, आई नॉट इक्वल टू ई अपॉन आर पढ़ा था अपन ने, तो ठीक है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ से जो ओमेगा एल है ये क्या होना चाहिए, आर के इक्वल होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसा ही है, यहाँ ओमेगा एल है, इसकी जो डायमेंशन है ये आर की क्या होती है, बराबर होती है, आर के इक्वल होती है। तो ये आर का ही काम करता है, जिसको फिर से रिप्रेजेंट करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्स एल, तो ओमेगा एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल, और इसके जो यूनिट होती है वो क्या आ जाएगी, ओम, क्या है, ओम आएगी, ठीक है। यस आगे देखो, हाँ एक्स एल को याद रखना, एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब यहाँ से आई इक्वल टू आई नॉट, अगेन from equation third I equal to I naught cos ओमेगा t। अब इसको आपको साइन की फॉर्म में लाना है, तो यहाँ देखो भाई साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ अपन कुछ इस तरीके से ही करेंगे, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। भाई इधर देखो साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी करेंगे तो कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइन आगे तो क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं अपन, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन 4, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट देखो और इक्वेशन 4 देखो, यहाँ पर वोल्टेज है इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और वहाँ पर करंट आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब क्या होगा कि करंट है जो वोल्टेज से पाई बाई टू फेज एंगल क्या है, पीछे है, क्या है, पाई बाई टू फेज एंगल पीछे है, किससे, वोल्टेज से, कौन, करंट, ओके। तो इसका जो फेजर डिफरेंस कितना आ जाएगा, फेजर डिफरेंस निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, फेजर डिफरेंस इज इक्वल टू फेज एंगल ऑफ वोल्टेज एंड फेज एंगल ऑफ करंट। तो वोल्टेज का ओमेगा टी है, और वहां पर माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू क्या आ जाएगा, पाई बाई टू आ जाएगा, ठीक है। तो फेज एंगल पाई बाई टू, यस लिखो यहाँ तक, फिर बनाएंगे अपन फेजर डायग्राम, लिख लिया। तो देखो फेजर डायग्राम, देखो फेजर डायग्राम में क्या आएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पर फेजर डिफरेंस लेंगे पहले किसका, वोल्टेज का, तो वोल्टेज के लिए पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ आप देखो करंट लेंगे, ये कितने का आ जाएगा, ओमेगा टी। अब करंट लेंगे तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्या है, ओमेगा टी से पाई बाई टू, फेज एंगल पीछे की साइड, तो इससे पाई बाई टू लेना है अपन को, तो कुछ इस तरीके से आएगा, और इसकी वैल्यू इससे कम रहेगी, यह आ जाएगा आई नॉट आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस
पाई/2। ठीक है, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका फेजर डायग्राम। क्या है ये? फेजर डायग्राम। ठीक है, अब लेंगे वेव डायग्राम। वेव डायग्राम में ओमेगा टी, यस, ई एंड आई। बताओ कैसे आएगा? हाँ, जो वेव डायग्राम आएगा, कहने का मतलब यहाँ पर पाई/2 वाला कौन क्या है? पीछे है कौन? करंट वोल्टेज से। तो जहाँ पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, करंट की वैल्यू क्या है? जहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी, करंट क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। जहाँ पर करंट की मैक्सिमम रहेगी वहाँ पर वोल्टेज मिनिमम रहेगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं, करंट है जो T/4 समय इससे क्या है? पीछे है। T/4 टाइम पर ये इसके बराबर आएगा। तो यहाँ से देखो कुछ इस तरीके से है, ये तो आ जाएगा इसका वोल्टेज। ठीक है, फिर मेरे यहाँ पर करंट का, तो करंट का इससे पाई/2 पीछे आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। इसका मैक्सिमम, इसका मिनिमम रहेगा T/4 पर। इसका मैक्सिमम, इसका मिनिमम। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। है वो समझ में? ये आ जाएगा इसका वेव डायग्राम आई। ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ पर जो अपन ने इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया है XL=ω है, इसको और देख लो एक बार। ये फेजर डायग्राम समझ में आ गई? ठीक है, हाँ इधर देखो, XL क्या है? ये इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू ओमेगा एन। अब अगर अपन को दे रखा है, कोई न्यूमेरिकल आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके से आ जाए, कोई इंडिया में क्वेश्चन आएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? 50 हर्ट्ज ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है। तो 50 हर्ट्ज की कोई मतलब करंट है, जो करंट फ्लो हो रही है सर्किट में, तो उसके लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट कीजिए। किस तरीके से करेंगे? यहाँ देखो, ओमेगा इक्वल टू 2πf, एफ की क्या फ्रीक्वेंसी है? ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, XL इक्वल टू 2πf, ये फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, अब 4 DC करंट, 4 DC के लिए, अगर DC के लिए लेंगे तो XL की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्यों आएगी? तो F इक्वल टू फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0 होती है। फिर DC की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0 होती है। क्यों होती है 0? क्योंकि DC की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होते हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 0 आती है। जबकि अल्टरनेटिव करंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। ठीक है, आया कुछ समझ में? तो DC के लिए क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर अपन क्या लें, यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव करंट सोर्स की जगह पर कांस्टेंट करंट सोर्स ले, या DC सोर्स ले लें, सेल या बैटरी ले लें, या डायरेक्ट जनरेटर ले लें, तो उस कंडीशन में एल का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। क्या रहेगा? एल का किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं रहेगा, करंट के फ्लो होने में किसी भी प्रकार की रेजिस्टेंस जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना
AC circuit containing capacitance only. AC circuit containing capacitance only. AC circuit containing resistance only, देख लिया. AC circuit containing inductance only, और AC circuit containing capacitance only. तो कैपेसिटर के बारे में अपन चैप्टर 4th में पढ़ चुके, चैप्टर 2nd में पढ़ चुके भाई. कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का प्रिंसिपल भी पढ़ा है, कैपेसिटर के टाइप भी पढ़े हैं, कितने प्रकार के होते हैं, स्फेरिकल पढ़ा है, सिलेंड्रिकल पढ़ा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा है. ठीक है. तो यहाँ पर कुछ ऐसे लेंगे. देखो कोई एसी सर्किट है, इसमें एसी सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है. इसके साथ में कोई एसी करंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है. तो यहाँ से क्या आएगा, वही सिमिलर चलेगा. E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. इक्वेशन फर्स्ट जो अप्लाइड वोल्टेज है. अब इसमें करंट फ्लो होगी तो अपन किसी इंस्टेंट टाइम पर देखते हैं. किस पर देखते हैं, इंस्टेंट टाइम पर लेंगे. तो इंस्टेंट टाइम पर यहाँ पर जो वोल्टेज है, कैपेसिटर पर जो वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा. तो अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल टू, यहाँ पर वोल्टेज क्या आएगा, Q अपॉन C. ऐसे आएगा E इक्वल टू Q अपॉन C. इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा, E नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू Q अपॉन C. या फिर यहाँ से Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, C E नॉट साइन ओमेगा टी. अपन क्या निकालना, करंट कैलकुलेट करनी है. तो क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे. डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड. डिफरेंशिएट with respect to t. डिफरेंशिएट with respect to t क्या आ जाएगा, dq अपॉन dt इक्वल टू c E नॉट, या यहाँ लिख d अपॉन dt C E नॉट साइन ओमेगा टी. तो डिफरेंशिएट करो इसका, डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई सी ई नॉट साइन का क्या हो जाएगा भाई, कॉस ओमेगा टी ओमेगा. ठीक है. तो यहाँ से I इक्वल टू सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी. या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, I इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी. या फिर I इक्वल टू आई नॉट
cos ओमेगा टी, इसको दे दो इक्वेशन थर्ड, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। अब ये क्या है भाई, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट आई जीरो, ई जीरो पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव वोल्टेज। तो ये क्या होना चाहिए, आई इक्वल टू बी अपॉन आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होना चाहिए, लाइक ओम्स, तो 1 अपॉन ओमेगा सी लाइक रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो देखो 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू एक्स सी इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस या धारितीय प्रतिघात भी बोलते हैं। और इसकी यूनिट है क्या आ जाएगी, ओम। क्या आ जाएगी इसकी यूनिट, ओम आएगी। अगेन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो यहां से आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ इसकी फॉर्म है, इस इक्वेशन की फॉर्म फर्स्ट इक्वेशन सेम नहीं है क्योंकि फंक्शन अलग अलग है। तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे क्योंकि साइन ओमेगा पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस ओमेगा टी होता है। तो यहाँ पर साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन 4। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ को देखो, वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट है जो पाई बाई 2 फेज एंगल है, आगे है फेज डिफरेंस देखेंगे तो फेज एंगल ऑफ वोल्टेज फेज एंगल ऑफ करंट माइनस करेंगे तो फेज डिफरेंस कितने का आ जाएगा, पाई बाई 2 का। कहने का मतलब पाई बाई 2 फेज एंगल आगे रहेगी क्या, करंट वोल्टेज से। ठीक है, इसका फेजर डायग्राम लेते हैं। देखो सभी, देखो फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ई नॉट आ जाएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू ई। ठीक है, ओमेगा टी। अब करंट है जो ओमेगा टी से भी पाई बाई 2 फेज एंगल क्या है, आगे है। तो यहाँ से ये तो ओमेगा टी आ गया, इससे पाई बाई 2, ये इसकी तुलना में क्या रहेगा, कम रहेगा। ये है क्या, इस तरीके से ले सकते हैं, आई नॉट आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फेजर डायग्राम। अब लेंगे वेव डायग्राम। ठीक है, वेव डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा, ई एंड आई ठीक है। ये तो किसके लिए हो जाएगा, वोल्टेज के लिए। और करंट के लिए क्या आ जाएगा, आई नॉट, मतलब पाई बाई 2 फेज एंगल आगे है तो ये यहां से आएगा। ठीक है,
आया कुछ समझ में? इस तरीके से जब वोल्टेज का मान मैक्सिमम, करंट का मिनिमम। ठीक है, ये हो जाएगा करंट के लिए। तो आज अपन ने पढ़ा है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। रेजिस्टेंस में जो फेज डिफरेंस था वो कितना था, 0 था, और करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज एंगल में थे। ठीक है, फेजर डायग्राम पढ़ा, उसका वेव डायग्राम भी पढ़ा था। फिर उसके बाद पढ़ा है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। इंडक्टेंस में वहां पर अपन ने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी एक्सएल, जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। धार के प्रतिघात एक्सएल इक्वल टू ओमेगा है। ठीक है, वहां पर फेज एंगल करंट वोल्टेज से π/2 फेज एंगल पीछे थी। ठीक है, थर्ड है अपना एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। इसमें करंट है जो वोल्टेज से π/2 फेज एंगल आगे है। ठीक है, यहाँ पर भी अगर डीसी है, क्या ले रहे हैं अपन, डीसी यूज में ले रहे हैं। यस, इधर देख लो एक बार, वही XC = 1/ωc। ठीक है, अगर क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2πf, तो XC = 1/2πfc, इस तरीके से लेंगे। अब अगर क्या दे रखा है, डीसी करंट दे रखी है, क्या दे रखी है, डीसी करंट दे रखी है, तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 0 आएगी। 4DC f = 0, तो XC की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंफिनिटी, XC इंफिनिटी। ठीक है, इसका मतलब यह है जब अपन डीसी वोल्टेज सोर्स यूज में लेंगे तो उस स्थिति में जो कैपेसिटेंस है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अगले एपिसोड में।